वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 से लेकर 9 तक कवर अप कर लिया था। वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आकर देख लेना। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6 साइंस का। तो चैप्टर का नाम है मोशन मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, इजी चैप्टर है, मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा इसके बारे में। तो अभी बने वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो हर बार की तरह हमारा ट्रिविया क्वेश्चन आ गया। तो ट्रिविया क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, आंसर पता है तो कमेंट में बता देना, और या फिर नहीं पता है तो हम लोग वीडियो के बीच में आपको आंसर आपको बता देंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट है स्टोरी ऑफ अ ट्रांसपोर्ट। ये स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, एक ट्रांसपोर्ट कैसे स्टार्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एक मीडियम वो कैसे एक एक एंशियंट टाइम से लेके अभी तक एक मॉडर्न टाइम तक कैसे वो डेवलप हुआ, कैसे नई नई चीजें इन्वेंट हुई, वो सब के बारे में आपको सब बताने वाला हूँ। तो ठीक है, एंशियंट टाइम्स में क्या होता था कि बोट्स, शिप्स, वो सब को यूज करके एक पानी के थ्रू या फिर ट्रैवलिंग, मतलब जो वॉकिंग या फिर कोई भी, ये जो पालकी देख रहे हो इसको तो पालकी बोलते हैं, इनके थ्रू सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, या फिर एनिमल्स के थ्रू भी। ठीक है, क्योंकि तब इतना मॉडर्नाइज नहीं था कि वहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। ठीक है, तो वहाँ से डिस्कवरी स्टार्ट हुआ और वहाँ से ये हुआ कि व्हील का डिस्कवरी हुआ। तो जब व्हील का डिस्कवरी हुआ तो वहाँ से जो बुलक कार्ट्स या फिर जो हॉर्स कार्ट जो होते हैं, उन सब का भी वहाँ पे इन्वेंशन हुआ। उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन इजी होता गया, जिसकी वजह से कि वहां से इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होते 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 एक बुलक कार्ट से लेके एक एरोप्लेन तक कैसे इवोल्व हुआ मैं आपको बता दूंगा। तो एक कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे वहां से, कि एक व्हील के इन्वेंशन की वजह से ही वो सब चेंजेस आने लगे। तो व्हील का जैसे क्या था कि व्हील का जो इन्वेंशन था वो भी बहुत ही मतलब यूनिक वे में हुआ था। तो बहुत लोगों ने बहुत आइडियाज निकाले कि व्हील कैसा होगा, एक स्क्वायर शेप को ट्रायंगुलर, और फाइनली एक सर्कुलर शेप का व्हील जो कि फाइनली डिजाइन हुआ, उसकी वजह से कि एक व्हील का इन्वेंशन हुआ। और व्हील के साथ साथ क्या हुआ कि वहां से कार्स, ट्रक, मोटरसाइकिल, बाइक्स, इन सब के डिस्कवरीज, इन्वेंशन भी स्टार्ट होने लगे, जिसकी वजह से कि ट्रेन, वैगन व्हील्स, वो सब जो कि, और 19th सेंचुरी में आते आते तो अब पे बहुत सारी चीजें जो पुराने जो देखे नहीं थे जिन्होंने, वो सब होने लगा। और वो इसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट 20th सेंचुरी में आते आते इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, सुपरसोनिक वे, मतलब जेट्स, वो सब दिखने लगे, जिसकी वजह से कि एक व्हील की डिस्कवरी की वजह से कि एक कैसे कि मतलब एक ट्रांसपोर्ट की स्टोरी आगे बढ़ते गई। ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है शिप, जो बहुत बहुत पुराने सालों में यूज होता था, जो गुड्स या फिर कोई भी सामान जो होता था जो कि एक देश से दूसरे देश ले जाने में काम आता था। उसके बाद आया व्हील की डिस्कवरी की वजह से यहाँ पे आया एक रथ, या फिर कार्ट बोल सकते हो आप इसको। इसको एक्चुअली हिंदी में रथ बोलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, कार बना, कार से क्या हुआ, ट्रेन। ये देख रहे हो आप, ये ट्रेन है, ये समझ रहे हो, ये बहुत ट्रेन है ये। और ट्रेन का इवॉल्व वर्जन ये वाला है। ठीक है, तो ये वाला आप देख रहे हो, ये फर्स्ट एरोप्लेन है। फिर एरोप्लेन से बड़ा एरोप्लेन अभी जो आप देखते हो ये सब। ठीक है, तो कैसे एक इतनी यहाँ से एक यहाँ तक आया, वो सब ट्रांसपोर्ट और या फिर एक व्हीकल का एक इन्वेंशन या फिर कोई मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट्स, एक मेजरमेंट कैसे लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, हम लोग जब मेजर लेते हैं तो कैसे, एक टेबल का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, एक कपड़े का मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये सब कुछ है। बट जैसे पुराने टाइम से तो वहाँ पे कोई स्केल नहीं था, कोई भी मेजरिंग टेप नहीं था, जिसकी वजह से कि उनको पता चले कि हाँ ये इसका मेजरमेंट इतना है। पर वो कैसे करते थे कि हैंडस्पैन या फिर फुट मेथड की वजह से वो लोग पता करते थे कि इस चीज का इतना लेंथ है, इतना अप्रोक्सीमेट लेंथ या फिर उसका मेजरमेंट है। तो हैंडस्पैन मेथड में क्या होता था कि यहाँ पे हाथ देख रहे हो, हाथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से फैला देते हैं और यहाँ तक खत्म करते हैं, जिसकी वजह से कि एक उनका एक मेजर, अप्रोक्सीमेट मेजर आता है कि हाँ यहाँ से इतना बड़ा वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसी की वजह से कि ये, और ये क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि हर पर्सन का हाथ सेम नहीं होता, अलग अलग होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल फिंगर से मिडिल मतलब थंब फिंगर तक यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर होता है, उसकी वजह से ये एक पता करते हैं कि कितना
एक ऑब्जेक्ट का साइज है। और फुट मेथड में क्या होता है कि फुट मेथड आपने बहुत समय देखा भी होगा कि जब आप क्रिकेट खेलते हो फिर कुछ भी खेलते हो तो एक अप्रोक्सीमेट मेजर लेने की पिच का अप्रोक्सीमेट मेजर कैसे लेते हैं, फुट मेथड। मतलब एक 22 यार्ड्स का पिच बनाना तो क्या होता है 22 स्टेप्स आप वॉक कर लेते हो तो वहां से पता चलता है कि ये 22 यार्ड्स का पिच ऐसे अप्रोक्सीमेट ऐसे बनता है, ठीक। तो ये भी फुट का क्या होता है कि हमेशा पर्सन टू पर्सन वैरी करता रहता है। और फुट में क्या होता है कि आगे पीछे पैर जो होता है वो दोनों को सेम पोजीशन में रखना पड़ता है ताकि साइज का डिफरेंस ना हो। तो नेक्स्ट है क्यूबिट मेथड। क्यूबिट मेथड मतलब क्या होता है कि ये आर्म्स को बोलते हैं क्यूबिट मेथड, ठीक है। तो एक आर्म से कैसे मेजरमेंट लेते हैं उसको भी कर सकते हैं। और ये भी हमेशा अब तो किसी का छोटा हाथ है तो उसका अलग मेजरमेंट आएगा, किसका लंबा हाथ है तो उसका अलग मेजरमेंट आएगा। ये इजिप्ट में ज्यादातर यूज होता था क्योंकि वहाँ पे जो स्टोन्स फिर जो होते थे वहाँ की मेजरमेंट ऐसे लिया करते थे। तो मेजरमेंट कैसे एक अननोन क्वांटिटी का मेजरमेंट भी एक मेजरमेंट क्या होता है कि एक अननोन क्वांटिटी को एक नोन क्वांटिटी के साथ उसको कंपेयर करते थे तभी जाके पता चलता है कि इसका मेजरमेंट इतना है, ठीक? तो उसी नोन क्वांटिटी को क्या बोलते थे, यूनिट बोलते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने अगर हैंडस्पैन मेथड से किसी चीज को मेजर किया, एक कपड़े को मेजर किया तो वहां पे मेरा आया अगर 10 हैंड्स, ठीक है। 10 हैंड्स वहां पे मेरा मेजर आया तो 10 क्या हुआ, एक नंबर हो गया। और हैंड्स क्या हुआ, मेरा एक यूनिट हो गया, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि हाँ ये 10 हैंड्स का ये मेरा कपड़ा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं एक नंबर पार्ट होता है। नंबर मतलब आप कितने 10 हो गया नंबर पार्ट और यूनिट हो गया हमारा जो हैंड्स, ठीक है। तो वो हो गया हमारा 10 हैंड्स। ऐसे ही क्रिकेट पिच में अगर एक आप 18 फीट का आपका अगर लेंथ है तो वहां पे क्या होता है 18 फुट, मतलब 18 आ गया आपका नंबर पार्ट और फुट हो गया हमारा हमारा यूनिट, ठीक है। समझ रहे हो ये वाला बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। तो अभी आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कहते हैं कि एक रूल्स रेगुलेशन बनाया गया कि जिसकी वजह से पता चले कि किसी भी मेजरमेंट को अगर हम स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं, क्योंकि कि हमको एक्यूरेट या फिर करेक्ट वैल्यू मिले किसी ऑब्जेक्ट का। हैंड स्पैन या फिर कल्पिट क्यूबिट मेथड या फिर कोई भी एक फुट मेथड, उसमें क्या होता है कि एरर्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे साइज डिफर्स होते हैं, वहां से अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता। इसकी वजह से कि यहाँ पे तो इन पे 1790s में फ्रेंच में वहाँ पे ये मैट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से पता चला कि वहाँ पे ये मेजरमेंट का ये सिस्टम होना चाहिए। वहीं से मेजरमेंट सिस्टम एक स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से कि हमको ये स्केल दिख रहा है, इस स्केल उसी मेजरमेंट सिस्टम का पार्ट है। तो वहां से क्या होता है और यहाँ पे एसआई सिस्टम वहीं से डेवलप हुआ। एसआई सिस्टम, एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। एसआई का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो एसआई सिस्टम वहां से डेवलप हुआ और एसआई सिस्टम लेंथ का क्या रखे, मीटर, ठीक है। तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या हो गया एक एसआई सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम ऑफ लेंथ हो गया मीटर, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि एक मीटर क्या हो गया कि वो 100 इक्वल डिवीजन ऑफ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। तो ये क्वांटिटीज या फिर जो हो गए ये सब, ठीक है। ये सबको हमेशा याद रखना चाहिए। और वो सब मेजर कैसे करते हैं, स्केल या फिर मेजरिंग टेप या फिर कोई और ऑब्जेक्ट से। तो अभी अपन पढ़ेंगे करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ मतलब किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए उसको कैसे मेजरिंग टेक्निक्स होते हैं वो सबको जानेंगे, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट का मेजरिंग साइज मतलब ऑब्जेक्ट का लेंथ वेंथ सब वेरी करता है क्योंकि हम हर ऑब्जेक्ट का उसका खुद का प्रॉपर्टीज होता है जिसकी वजह से वो वेरी होता है। तो वहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है कि हमको स्केल को करेक्ट पोजीशन में रखना है जिसकी वजह से हमको मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्केल को उसके सीधा रखना है, एक स्केल को उसी की मेजर में रखना है ताकि हम लोग उसका लेंथ मेजर कर सके। अगर टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो उसका वैल्यू डिफर करेगा। अगर आपने देखा होगा किसी भी स्केल का अगर जब एंडिंग पार्ट या फिर स्टार्टिंग पार्ट मिसिंग होता है, जब भी किसी मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक ये स्केल देख रहे हो, यहाँ पे क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर वाला पार्ट मिसिंग है या फिर टूट गया है, ठीक है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे कि उसी स्केल से हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे
पर क्या करेंगे कि वहां से जितना नंबर वहाँ पे मिसिंग है उसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। समझ रहे हो? मतलब अगर यहाँ पे 14 सेंटीमीटर लेंथ एक किसी भी ऑब्जेक्ट का आया, अगर वहाँ पे 1 सेंटीमीटर वाला पार्ट मिसिंग है तो हम लोग क्या करेंगे, उसी 1 सेंटीमीटर को 14 सेंटीमीटर के साथ माइनस कर देंगे तो आंसर आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हम लोग मेजर करते हैं। और हमेशा आई का पोजीशन एक्यूरेट होना चाहिए, किसी कहीं से अगर लेफ्ट राइट हो गया तो वहां से जो वैल्यूज होते हैं वो अलग दिखते हैं या फिर वेरी कर सकते हैं। ओके, कर्व लाइंस का हम लोग कैसे मेजर लेते हैं? कर्व लाइंस का आपको पता है कैसे मेजर लेते हैं? ठीक है, मैं आपको अभी समझा देता हूँ कैसे कर्व लाइंस का मेजर लेते हैं। तो कर्व लाइंस का मेजर लेने के लिए हम लोग कभी कोई स्केल यूज नहीं होता, क्योंकि जो स्केल होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, हमेशा एरेक्ट होते हैं, तो वो क्या कभी बेंड नहीं हो सकते, उस नहीं हो सकते। तो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट का कैसे मेजर लेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक धागा लेंगे, ये धागा देख लो, इस धागे से हम लोग क्या करेंगे कि उसी सर्कुलर से जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट जो भी है उसका हम लोग मेजर ले लेंगे, और जो वहां पे खत्म हो, जहाँ पे भी वो थ्रेड वहां पे एंडिंग पार्ट आता है, वहां से वो उसको लेके हम लोग क्या करेंगे कि एक स्केल के साथ उसको मेजर कर लेंगे। तब हमको पता चलेगा कि एक सर्कुलर या फिर कर्व्ड ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग कोई भी रोप या फिर थ्रेड से यूज करके हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग थिंग्स अराउंड अस। मूविंग थिंग्स अराउंड अस में क्या है कि हम लोग के आसपास में ही बहुत सारी चीजें ऐसे मूवमेंट करती रहती है, मूव होती रहती है, एक दूसरे से दूसरे जगह पे जाती रहती है। तो मूवमेंट का असली मतलब क्या है कि एक पोजीशन, हम जब भी ट्रैवल करते हैं किसी एक पोजीशन से कोई दूसरे पोजीशन पे, उसको बोलते हैं मूवमेंट। ठीक, तो वो मूवमेंट बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ पे व्हीकल्स होती है, यहाँ पे एक जो घड़ी का क्लॉक होता है वो भी मूवमेंट करता रहता है, उसके अंदर जो हैंड्स होते हैं वो मूव करता रहता है, यहाँ पे हैंड्स मूव करते रहते हैं, पानी भी फ्लो करते रहता है, उसका भी मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे आसपास में बहुत सारी चीजें जो होती है जो मूवमेंट या फिर मोशंस शो करती है। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। ओके, तो आगे टाइप्स ऑफ मोशन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मोशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। मोशन मतलब समझ के, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल करता है या फिर मूव करता है तो उसको बोलते हैं मोशन बोलते हैं। या फिर मूव मतलब एक दूसरे अपने पोजीशन से हिलता डुलता है तो उसको भी मूवमेंट बोलते हैं। तो पहला आ गया लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में क्या क्या दो पार्ट आता है, तो उसका रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मतलब पूरा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट कर्व्स मतलब कर्व्ड लाइन मतलब आड़े टेढ़े मूव करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या कहता है, 100 मीटर रेस उसका एक एग्जांपल है, या फिर सोल्जर्स मार्चिंग उसका एक वो भी एक एग्जांपल है। तो कर्विलिनियर मोशन मतलब क्या है कि एक कार मूविंग है ना कर्व्ड रोड। ठीक है, कोई भी कार अगर कर्व्ड रोड या फिर कोई भी आड़े टेढ़े रोड पे मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। तो नेक्स्ट है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मूव कर रहा है तो उसको बोलते हैं रैंडम ऑब्जेक्ट। जैसे कि एक बटरफ्लाई या फिर कोई भी पक्षी जो उड़ते रहते हैं, वो लोग कहीं पे भी चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम मोशन, मतलब अपनी पोजीशन से कोई भी इरेगुलर मैनर वो लोग मूव करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से घूम के फिर से वही जगह आ जाता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो एक सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि हमारा फैन का ब्लेड वो भी घूमता रहता है तो सर्कुलर मोशन, तो एक जगह से घूम के दूसरी फिर से वो इसी जगह पे आ जाता है तो उसको सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट है हमारा जो घड़ी का कांटा जो होता है उस वो भी घूम के फिर से वहीं पे आ जाता है। तो हमें साइकिल या फिर कोई भी व्हीकल के व्हील्स होते हैं वो भी घूमते 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 फिर से उसी पोजिशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी चीज फिर से रिपीट होता है किसी टाइम के बाद तो उसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फिर से ट्रैवल कर रहा है, फिर से उसी जगह पे आकर फिर से ट्रैवल कर रहा है तो उसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन। यहाँ पे हो गया पेंडुलम का मूवमेंट होता है पीरियडिक मोशन। अगर कोई पेड़ हिल रहे हैं तो वो भी पीरियडिक मोशन, क्योंकि पेड़ एक एरेक्ट है, वो खाली अपने ब्रांचेस को हिल रहे हैं और उसी पोजीशन से वो क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक स्विंग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो झूला होता है, ये जो होता है यहाँ से मूव जो होता है वो भी करते हैं पीरियडिक मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया नॉन पीरियडिक मोशन। नॉन पीरियडिक मोशन मतलब वो इरेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वो कभी भी मतलब वो अपने टाइम में या फिर कभी भी वो मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, एरप्शन ऑफ वोल्केनो एरप्शन, लैंडस्लाइड, स्लॉट्स, जो भी नेचुरल कैलामिटीज होते हैं वो इंटरवल, उनका कोई टाइम नहीं होता, वो कभी भी अपना मोशन शो करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया ऑस्किलेटरी मोशन। तो ऑस्किलेटरी मोशन क्या हो गया कि एक अगर तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर टू एंड फ्रो मोशन शो करता है विद द सेम स्पीड, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक, ऑस्किलेशन मतलब एक अगर पेंडुलम का मूवमेंट आपने कभी देखा है, मतलब एक ही पॉइंट से वो बार बार क्रॉस करता रहता है विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। यहाँ पे एक पेंडुलम है, ये अगर एक जगह से ऐसे मूव करता रहता है तो वो तो बोलते हैं वो ऑस्किलेशन शो कर रहा है। ठीक, तो उसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी मोशन। एक हार्ट बीट हो गया, वो भी ऑस्किलेशन मोशन, मतलब वो एक ही मतलब सेम रेट में वो टू एंड फ्रो मोशन, मतलब धक 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 होता रहता है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन। तो वाइब्रेटरी मोशन मतलब कोई भी अगर चीज वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट मतलब खाली वेव्स या फिर कोई भी शो करता है, वो होता है वाइब्रेशन। अगर कभी गिटार को बजाया, कभी कोई स्ट्रेट स्ट्रिंग को बजाया, तो वो कैसे एक ही पोजीशन में ऐसे हिलता रहता है, फिर उसका स्पीड कम होने के बाद वो वैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब है ना बॉडी कवर्स द इक्वल डिस्टेंस ऑफ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज। ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और उसी का ऑपोजिट आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में कहते हैं हैंड, क्लॉक ऑफ अ हैंड। अगर हम लोग को क्लॉक ऑफ अ हैंड को देखेंगे तो हमेशा हमेशा सेम टाइम में ही घूमता रहता है। पर यहाँ पे अगर नॉन यूनिफॉर्म में देखें तो कोई भी अगर देख सकते हैं हम लोग हमारा ह्यूमन का मूवमेंट या फिर कोई व्हीकल का मूवमेंट। ठीक, तो यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसको जितना हो सके अपने छोटे बच्चे या फिर जो जो भी है उनको शेयर करते रहना और प्यार बांटते रहना। थैंक यू दोस्तों।